नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे। दोस्त, कर्मयोगी यूथ में, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। चलिए तो आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। करंट अफेयर के डेली सीरीज में दोस्तों पहला टॉपिक है इंडेमनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी, मतलब कि क्षतिपूर्ति से सुरक्षा। द हिंदू में आर्टिकल आया हुआ था। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज के डेट में कोविड की सबसे बड़ी महामारी चल रही है, कोविड, है ना, कोविड-19 का। और कोविड में आप देख रहे हैं कि ये सेकेंड वेव जब से आई है तब से वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण की समस्या हो गई है ना। दिल्ली में जो है टीकाकरण ही बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि टीका की कमी हो गई है। तो अब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो विदेशों से भी आयात कर ले या विदेशी कंपनियों को इंडिया में भी अनुमति दे दे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुए, है ना। तो इसके लिए अब कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। अब कुछ कंपनियां ऐसी बोल रही भाई अगर हम इतना जल्दी जल्दी आपके देश में आएंगे तो फिर पता चला कल के हम सुरक्षा भी नहीं कर दें तो क्या होगा। जल्दी अगर आएंगे, मान लीजिए कल की कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो फिर हमारे पर इतना मुकदमे FIR दर्ज हो जाएंगे, इतना क्षतिपूर्ति मांगी जाएगी कि हम तो तबाह हो जाएंगे। मान लीजिए उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ जाए वैक्सीनेशन का या कोई अन्य भी समस्या हो जाए। तो सरकार क्या बोल रही है? नियमों को आसान बना रही है, उनके हित में काम कर रही है कि जिससे जब विदेशी कंपनियां भारत में आ सके, है ना। तो उसी के संदर्भ में जब उन विदेशी कंपनियों ने ये तर्क दिया तो सरकार बोली कि कोई बात नहीं, आप जो अगर मान लीजिए भविष्य में कोई ऐसी चुनौती आ जाती है जिसकी वजह से आपके ऊपर समस्या हो सकती है या लायबिलिटी मतलब कि आपका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, आपको क्षतिपूर्ति देने की बात है, तो वो चीज़ हम अपने ऊपर ले लेते हैं। जनता में इस वैक्सीनेशन से कोई अलग समस्या हो जाती है या ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, कोई क्षतिपूर्ति होती है, कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हम कर देंगे। इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? इस व्यवस्था को बोलते हैं क्षतिपूर्ति से सुरक्षा, इंडेमनिटी फ्रॉम लायबिलिटी सिस्टम या पॉलिसी या अप्रोच ये बोलते हैं ना। ये हो गया इंडेमनिटी फ्रॉम लायबिलिटी सुविधा हो गई ना। अब कौन कौन है आप जानते हैं? मॉडर्ना है, फाइजर है, ये सब कंपनियां विदेशी हैं जो मांग कर रही हैं। तो सरकार ने किया है, ये हो गया न्यूज। तो अब मुद्दा आता है कि ये क्षतिपूर्ति से सुरक्षा ऐसा तो किसके संदर्भ में यूज होता है? क्षतिपूर्ति से सुरक्षा जो शब्द एक टर्म्स होता है ये जनरली किसमें? बीमा वाले क्षेत्रों में यूज किया जाता है ना। इसमें एक चीज़ होती है, पहला चीज़ यहाँ होगा। दूसरा फायदा क्या होता है? इसे कानूनी मुकदमों से क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। इससे कानूनी मुकदमे में सुरक्षा मिलती है ना। कोई भी अगर किसी भी नुकसान की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा भी मिलती है ना। कंपनियों पर जिम्मेदारी नहीं होती है ऐसा, ठीक। ये हो गया। इसमें एक चीज़ और है कि ये विदेशी कंपनियां वो मांग कर रही हैं कि उनको ब्रिजिंग ट्रायल, है ना, क्या बोल रही हैं? उनको ब्रिजिंग ट्रायल, है ना, ब्रिजिंग ट्रायल से क्या मिले? छुट्टी, मतलब कि उससे भी मिल जाए, उससे भी छूट मिल जाए, ठीक है। तो ये ब्रिजिंग ट्रायल क्या है? एक चीज़ और हो गया ब्रिजिंग ट्रायल। ये ब्रिजिंग ट्रायल एक ऐसा सिस्टम है, मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, वो विदेश में टीका बनाई, अमेरिका में बनाई और अमेरिका में बेच रही है। लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका जो है 33 डिग्री मतलब कि कर्क रेखा के बाद है ना, उससे उत्तर में ही है। और उसका जो वहाँ का क्लाइमेटिक सिचुएशन है, कंडीशन है, वो बिल्कुल इंडिया से अभी डिफरेंट है, अलग है ना। तो अगर वही कंपनी वही उसी आधार पे वो यहाँ के लोगों पे वही वैक्सीनेशन लगाया जाए तो हो सकता है एडवर्स इफेक्ट आ जाए ना। तो इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए एक ट्रायल किया जाता है कि क्या वही दवा, वही मेडिसिन, वही वैक्सीन क्या यहाँ के लोगों को भी एज इट इज है, मतलब कारगर है, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। तो ये अगर एडवर्स इफेक्ट पड़ा तो कैसा? तो इस तरह के जो ट्रायल किए जाते हैं, ऐसे ट्रायल को क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग ट्रायल, है ना, ब्रिजिंग ट्रायल बोलते हैं। इस ब्रिजिंग ट्रायल का मतलब हुआ कि कोई भी विदेशी कंपनी अन्य किसी देश में जाती है और वहाँ पर वहाँ के स्थानीय लोगों पर विदेशी टीका या दवाओं का ट्रायल करती है, उसके प्रभाविता को चेक करने के लिए, उसके एडवर्स इफेक्ट को चेक करने के लिए। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग ट्रायल बोलते हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका। तो अब आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि क्या जो क्षतिपूर्ति से सुरक्षा हर मामले में होगा? तो आप सोचिए न कि कोई कंपनी वो इन लापरवाही से वैक्सीन बना दे कि उसमें इन्फेक्शन ही हो जाए, तो क्या इस केस में भी सरकार जिम्मेदारी ले लेगी?
अति गंभीर कोई मुद्दा हो जाए, सरकार ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया है कि भाई आपको ऐसे ऐसे प्रोवाइड करना, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इस कंडीशन में आप बनाइए, इतने दिनों में जनता को प्रदान कर दिए। अब पता चले वो कंपनी लापरवाह हो गई, बोली अरे भाई मुझे तो मिल गया सो अच्छा, मेरे के क्या लेना देना। तो क्या ऐसा भी होगा क्या? आप कॉमन सेंस लगाइए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो अपवाद भी है कि अगर कोई कंपनी अगर वो जो है अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में विफल हो जाती है, या तो वह लापरवाही, घोर लापरवाही में शामिल हो जाती है, ठीक है, या तो वह जो प्रोडक्ट है जिसके लिए समझौता हुआ वो उस प्रोडक्ट का अनुचित उपयोग करती है, अनुचित तरीके से वो सलाह देती है, करती है, तो उन केस में यह जो है क्षतिपूर्ति से स्वेच्छा का प्रावधान लागू नहीं होता है दोस्तों। तो ये हो गया पहला टॉपिक आज का करंट अफेयर का दोस्त। दूसरा टॉपिक अगर हम देखते हैं तो उसमें आता है दूसरा टॉपिक कि सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति। क्या है? सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति। ये क्या है? सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति। जैसा कि आप जानते हैं सेवानिवृत्त जब अधिकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसमें भी कौन? अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी और ग्रुप ए के अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उसके बाद भी वह जो है अन्य विभागों में, सरकारी में या निजी में अभी वो जो है सेवा दे सकते हैं ना। तो उसी के लिए CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसको आप बोलते हैं, मतलब कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, कौन क्या बोलते हैं? केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, सतर्कता आयोग है ना, इसने एक मानदंड लगाया। क्यों भाई? कि आप देखते हैं कोई भी ऐसा हो गया, वो जो मतलब कि या तो सहायक पोस्ट पे नियुक्त हो गया, सहायक सचिव पे, या सहायक के रूप में, एडवाइजर के रूप में नियुक्त हो गया, या तो कुछ जो है अनुबंध के आधार पे नियुक्त हो गया, संविदा जिसको बोलते हैं, आधार पे नियुक्त कर दिया गया। तो पता चलता है कुछ लोग उनके ऊपर जो है आरोप लगाते हैं, अरे इनसे तो भ्रष्टाचार किया हुआ था, इसने तो ये गलत काम किया हुआ था, बार बार आते रहते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए CVC ने एक गाइडलाइन तैयार किया। वो गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन की कुछ मुख्य बातें हैं, है ना। गाइडलाइन में कुछ पॉइंट हैं। CVC ने ये बोला है कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर वह किसी एक पोस्ट दिन सेवानिवृत्ति के बाद अगर किसी भी सरकारी संस्था में या सरकार द्वारा संचालित किसी संस्थान में, है ना, जिसको उपक्रम में अगर वो सर्विस करता है, तो जो नियोक्ता होगी कंपनी, जो नियोक्ता संस्था मतलब जिसमें वो करेगा, अब फिर पोस्ट हासिल करेगा, वह संस्थान जो है जिसमें वो सर्विस कर चुका है, उससे सतर्कता संबंधी जो है NOC लेगा, है ना, कि ये व्यक्ति का मतलब सब कुछ सही रहा ना, सतर्कता के मामले में, विजिलेंस के मामले में कोई अनुचित इसका आचरण तो नहीं रहा। तो ये पहला हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, वो व्यक्ति के क्या है 10 साल से ज़्यादा दिनों से जो है सेवानिवृत्ति के बाद भी कर रहा, बहुत सारे संस्थानों में दिया, तो किस में होगा, है ना। तो इसके लिए CVC ने दूसरी गाइडलाइन जारी किया है कि अगर कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों 10-20 सालों से सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवा दे रहा है, उसके बाद फिर किसी नए संस्थान में अप्लाई किया है, तो वो जो है 10 साल में जिन जिन संस्थानों में सर्विस दिया है उन सभी संस्थानों से जो है एक नियोक्ता संस्थान होगा, उसे जो है NOC लेनी होगी 10 साल में जिस भी संस्था में उसने सर्विस किया हुआ। ये हो गई। तीसरी पॉइंट इसमें आती है कि अब पता चला कि उसने जो है नियोक्ता संस्थान है, वो नियोक्ता मतलब मान लीजिए इसको ऐसे आप समझिए कि ये कोई हॉस्पिटल है, मतलब एम्स हॉस्पिटल है, उसमें कोई एक डॉक्टर सेवानिवृत्ति के बाद आ रहा है ना, और उससे पहले जो सफदरगंज हॉस्पिटल में या एम्स जो पटना में काम कर चुका है ना। एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर इस केस में अगर उसने किया है, तो अगर एम्स में नियुक्त करेगा सेवानिवृत्ति के बाद, तो क्या होगा, तो इसको जो एम्स को पटना एम्स से जो है, पटना एम्स से क्या लेना पड़ेगा, NOC लेना होगा कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे रहे हैं, है ना, इन्होंने कोई सतर्कता संबंधी दुराचार नहीं किया, गलत काम नहीं किया, ये लेना होगा। मान लीजिए वो जो डॉक्टर हैं एम्स पटना में भी, रांची में भी, हरिद्वार में भी कई जगह अगर वो काम कर चुके हैं, तो क्या होगा, हरिद्वार नहीं ऋषिकेश में है, ठीक है, अगर वहाँ काम कर दिया होंगे या 10 साल से ऊपर से, तो इसके केस में इसने बोला है CVC ने कि तो एम्स से क्या करेगा, इन सभी संस्थानों से क्या होगा, NOC लेगा, है ना। अब पता चला कि NOC लेगा, है ना।
अब अगर एनओसी नहीं, एम्स ने एनओसी बिना लिए पोस्ट कर लिया, भाई हमको डॉक्टर की ज़रूरत है, चलो एनओसी होती रहेगी, हम अब कर लेते हैं ना। इस केस में क्या होगा, मान लीजिए कल के वो डॉक्टर पोस्टेड हो गया, अगर उस पर कोई भी वो गलत अनुचित आचरण करता है तो सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, उस डॉक्टर की नहीं होगी, एम्स संस्थान की होगी ना। इस तरह कर दिया गया। अच्छा, कभी कभी पता चला कि एम्स ने जो है एक लेटर भेज दिया, भाई पटना एम्स आप जो है इस डॉक्टर के बारे में वहाँ के अपने विभाग से, सीबीसी विभाग से एनओसी दे दीजिए। अब पता चला उन्होंने दिया ही नहीं, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, तो क्या होगा, तो इसके लिए प्रावधान है कि अगर 15 दिन में नहीं देते हैं, है ना, एनओसी, तो फिर एम्स क्या करे, एक रिमाइंडर भेज देगा, भाई क्या कर रहे हो, दो। तो अगर उसके बाद भी 15 दिन में अगर वो नहीं देते हैं, पटना एम्स अगर उसका जवाब नहीं देता है उस वहाँ का सीबीसी डिपार्टमेंट, तो क्या होगा, तो मान लिया जाएगा कि पटना सीबीसी विभाग ने पटना एम्स का उसने नियुक्ति मतलब कि एनओसी दे दिया, ऐसा मान लिया जाएगा। तो ये प्रावधान होगा क्या, सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति के लिए मानदंड किसने तय किया, सीबीसी ने। अब बात आती भाई इससे फ़ायदा क्या क्या होगा, तो सिंपल सी बात, इससे फ़ायदा ये हो, पहली पॉइंट, अगर पॉइंटेड पॉइंट के रूम में आप देखेंगे तो जो मतलब असत्यापित जो बार बार लगा दिए जाते थे, आरोप लगाते थे हर अधिकारियों के बारे में, वो उससे क्या होगा, इसमें प्रिवेंट होगा, मतलब उससे सुरक्षा मिलेगी, इससे बचत होगी। कभी कभी दागी अधिकारी भी क्या हो जाते, पोस्ट हो जाते थे ना, तो उससे दागी अधिकारियों का पोस्ट होने से बचत होगी ना। ये तो पॉइंट, ऐसे ये सब फायदे हैं। उसके बाद अगर बात हुई है तो हम देख लेते हैं भाई ये सीबीसी क्या है, कौन है ना। सीबीसी मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा आ गया जी, तो अगर इसके बारे में किया जाए तो ये इसको जो है 1964 में जो है के संथानम अध्यक्ष थे, तो आप ये देख लीजिए। कभी क्यों इसको पूछ रहे हैं, क्योंकि ये संथानम ये जो है पीसीएस में पूछता है। तो के संथानम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम था भ्रष्टाचार निवारण समिति। भ्रष्टाचार निवारण समिति, ये समिति बनाई गई थी, इसी ने रिकमेंड किया कि भाई भ्रष्टाचार निवारण है ना, निवारण समिति। तो इसने बोला कि भाई एक ऐसी संस्था बना देनी चाहिए जो अधिकारियों को, ए ग्रुप बी ग्रुप के अधिकारियों को जो है उनके सतर्कता संबंधी मामलों को देखे। तो इसी के आधार पे, ठीक है, 1964 में क्या किया गया, 1964 में मतलब केंद्र सरकार ने एक केंद्रीय प्रस्ताव या कार्यकारी प्रस्ताव जिसको आप बोलते हैं, कार्यकारी जो है एक नोटिस के माध्यम से सीबीसी का गठन कर दिया। याद रखिएगा, कार्यकारी है ना, कार्यकारी माध्यम से ना के माध्यम से गठन कर दिया। ये ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, बाद में महसूस किया गया अरे कार्यकारी आदेश से पारित मतलब कि गठन किया गया है तो इतना प्रभावी नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। तो इस केस में क्या किया गया भाई, इसके लिए 2003 में, फिर अगला 2003 में है ना, 2003 में एक कानून लाया गया, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। इसके तहत इसको क्या कर दिया गया, एक स्टैट्यूटरी मतलब कि सांविधिक संस्था घोषित कर दिया गया। कौन सी, सांविधिक संस्था बना दिया गया है ना 2003 में। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये आईएएस में आप जानते हैं आईएएस में मंत्रालय पूछता रहता है ना, तो अगर आप पूछेंगे ये मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका जवाब होगा आप लोग सोच रहे होंगे कार्मिक मंत्रालय के तहत है ना, कार्मिक पेंशन एवं कार्मिक मंत्रालय है ना, कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय पूरा नाम बोलते हैं, उसके तहत आ रहा होगा। लेकिन ऐसा बात नहीं, कभी मत सोचिएगा। यह क्या है, यह एक स्वतंत्र संस्था है। क्या है, एक स्वतंत्र संस्था है, ठीक है, स्वतंत्र। ये इसमें आपका आईएएस के सेकंड पेपर में स्वतंत्र संस्था के बारे में मतलब कि उसमें भी दिया है ना, सिलेबस में भी है। तो ये एक स्वतंत्र संस्था है। ये क्या है, किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आती है। ये सीधे संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। किसके प्रति होती है, संसद के प्रति ये जिम्मेदार होती है, ठीक है, के प्रति जिम्मेदार होती है। उसी को अपना रिपोर्ट उसको तो नहीं देती है। और ये अपना वार्षिक रिपोर्ट किसको देती है, ये अपना वार्षिक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देती है। राष्ट्रपति को अपना वार्षिक रिपोर्ट देती है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जो है संसद में प्रतिवर्ष रखते हैं। तो ये हो गया केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में दोस्तों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मनरेगा। आप सोच रहे होंगे मनरेगा क्या है भाई। आप कोविड की इस वर्स्ट कंडीशन में, इस बुरी हालात में बहुत सारी न्यूज़ हैं।
और ग्राउंड से जुड़ी हुई चीज़ें तो और हेल्पफुल होती हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं ये मनरेगा क्या है। अभी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि मनरेगा में एससी मतलब अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों और अन्य जो जातियों को सैलरी मिलती है ना, उन सैलरी को अलग अलग कर दिया जाएगा, कैटेगराइजेशन कर दिया जाएगा ना। तो यही क्या है, न्यूज है मनरेगा, है ना। इसको पूरा नाम क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बोलते हैं ना, इसका पूरा नाम है। ये कब आया था मनरेगा के बारे में अगर हम जानना चाहें तो थोड़ा सा जान लें। ये सन 2005 में एक कानून के नाम से आया था ना, महात्मा गांधी नाम से 2006 में इसका नाम महात्मा गांधी रख दिया गया। उससे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना था, है ना। तो 2005 में इसको लाया गया एक कानून के माध्यम से। इस कानून में क्या प्रावधान, इसमें जो है इसके माध्यम से ग्रामीण अकुशल मतलब कि व्यक्तियों को जो वयस्क हैं उनको स्वेच्छा के आधार पर, याद रखिए हर शब्द पे याद रखिए, उनके स्वेच्छा के आधार पे जो है रोजगार की गारंटी दी गई कि ऐसे व्यक्तियों को रोजगार पाने की भी गारंटी। आप जानते हैं 2013 जिसको 14 भी बोलते हैं में खाद्य सुरक्षा की गारंटी दे दी गई, है ना। और 2009 में शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। तो ऐसे ही रोजगार का अधिकार 2005 में दिया गया कि व्यक्ति को रोजगार का भी अधिकार है ना। तो ये क्या, एक सामाजिक व्यवस्था, एक समाज के सामाजिक सोसाइटी, सामाजिक सुरक्षा के लिए ये प्रदान किया गया, है ना। अब आप सोचे होंगे तो भाई इसका उद्देश्य क्या होगा। इसका उद्देश्य सिंपल सी बात है, इसका उद्देश्य है कि ऐसे अश्रमिक, ऐसे अकुशल श्रमिक जो वयस्क हैं, गांव में रहते हैं, उनको गांव में ही आजीविका के लिए श्रम दे देना, उनको रोजगार दे देना, है ना। दूसरा उद्देश्य है कि इसके माध्यम से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना। अस्थायी परिसंपत्ति कैसे, किस तरह, जैसे तालाब हो गए, कुएं हो गए, नहर हो गए, सड़क हो गए, ये अस्थायी परिसंपत्ति, इनका निर्माण कर देना, है ना, ये हो गया। दूसरा क्या है, आजीविका का अगर हम माध्यम दे देंगे तो उनको समावेशी प्रदान करने के लिए। समावेशी क्या होती है, ऐसी व्यवस्था जिसमें असमानता को दूर करने की कोशिश की जाती है और हर व्यक्ति गरीब हो, मध्यम हो, धनी हो, सबको शामिल के बराबर लाने की कोशिश की जाती है। उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है समावेशी, है ना। तो समावेशी सा को भी प्रदान करने के लिए इसका उद्देश्य था, है ना। तो ये तो हम लोगों ने अभी बेसिक से बातें की। अब आप सोच रहे हो चलो भाई इतनी हो गई, उद्देश्य हो गया, क्या ये हो गया, तो इसके योग्यता क्या होती है, प्रावधान क्या क्या है। तो इसकी योग्यताएं भी कुछ है। आईएएस सामान्यतः योग्यता आधारित प्रश्न पूछ लेता है, प्रतिवर्ष एक सवाल अवश्य पूछता है जो क्या होता है, योग्यता आधारित। 2020 में ही अगर आप देख लीजिए तो उसने पूछ दिया था नालसा के बारे में। नालसा क्या है आपको पता होगा, निःशुल्क कानूनी अधिकार की प्राप्ति के लिए नालसा। तो उसमें अधिक पूछ दिया था, क्या पूछा था, उसमें भी योग्यता आधारित पूछा था। इससे पहले जो है 2019 वाले में क्या सवाल पूछा था, उसमें प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा था यूपीएससी ने कि उसमें मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी फूड, है ना, मतलब कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की मतलब कि योग्यता के बारे में पूछा था। तो वो सवाल ही पूछते रहते हैं। तो इसमें भी अगर मनरेगा में योग्यता की बात करें तो योग्यता पहला है कि 18 साल से अधिक उम्र होना चाहिए। दूसरा है कि वो जो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा है कि व्यक्ति जो है वह उसी संस्थान या उसी मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि का यहाँ मतलब ये हुआ कि वो क्या होना चाहिए, वह पंचायत सभा का सदस्य होना चाहिए, है ना, पंचायत का होना चाहिए, वहाँ का ही निवासी होना चाहिए। ये हो गया। अच्छा, एलिजिबिलिटी नेक्स्ट है कि वो जिस भी परिवार में है वो स्वेच्छा से चाहे, याद रखिएगा इसमें स्वेच्छा शब्द है कि स्वेच्छा से वह रोजगार चाहता हो तभी संभव है। अब ये परिवार में कितने लोगों का मिलेगा इसकी कोई सीमा नहीं, 1-2 लोग, 1 भी हो सकते, 2 भी, 4 भी हो सकते हैं ना। तो ये कुछ जो है पात्रता संबंधी मानदंड हो गए ना। अब आप न्यूज में सोचेंगे ये सब तो पुराने हम रिपीट कर रहे हैं, क्यों रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मेन वजह ये है इस चीज़ को आप रिपीट करने का कि न्यूज में अभी ये मुद्दा क्या है, न्यूज के मुद्दा अगर देखा जाए, है ना, तो ये न्यूज के मुद्दे में हमारा आता है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के लिए जो उनको सैलरी दी जाती है, सैलरी नहीं इसमें मजदूरी वेज बोलते हैं, जो वेज दिया जाता है उसको अलग अलग वर्गीकृत कर दिया जाएगा।
अब भाई इसके सवाल तो उठेंगे, इसका क्या वजह थी वर्गीकृत करने का। तो सरकार का ये मानना है अगर वर्गीकृत कर देंगे तो इससे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वर्गों को कितना लाभ मिल रहा, उनको कितने लोगों को कितनी वेतन मजदूरी मिल रही है, उनका जीवन कितना इम्प्रूव सुधार हो रहा है जीवन गुणवत्ता में, इसका आकलन और प्रभावी मतलब कि प्रकाशन किया जा सकता है। इससे अच्छा नीति पॉलिसी बन सकती है, ये सरकार का तर्क है, मानना है। तो आप पूछ रहे होंगे क्या इससे पहले भी वर्गीकरण का प्रावधान था, तो इसका जवाब है नहीं, इससे पहले वर्गीकरण का प्रावधान नहीं था। हर व्यक्ति के लिए समान सैलरी मिलती थी, देने का प्रावधान किया गया था। ये हो गया न्यूज। एक चीज़ आप जानेंगे, मनरेगा ही एक पहला ऐसा कानून है जिसमें अनिवार्य जो है सामाजिक सर्वेक्षण अंकेक्षण करने का प्रावधान किया गया है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सोशल ऑडिट की सिस्टम किया गया। क्या किया गया, सोशल ऑडिट है ना। आप सोच रहे होंगे ये सोशल ऑडिट क्या है। सोशल ऑडिट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत जो है वहाँ के स्थानीय निवासी को किसी भी योजना, परियोजना, प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी ऑडिट करने की अधिकार प्राप्त होते हैं कि वो कितने का बजट था, कितना प्रोग्रेस हुआ, कहाँ से बजट आया, और वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है। इस आधार पर सोशल ऑडिट का प्रावधान पहला किया गया था। ये यूपीपीसीएल ने एक सवाल भी पूछा था, सोशल ऑडिट का पहला प्रावधान किस में किया गया था अनिवार्य रूप से, तो वो है मनरेगा में किया गया था। ठीक। अब दोस्तों आते हैं हम नेक्स्ट अपने इस पे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मतदान से अनुपस्थिति, मतदान में अनुपस्थिति। अब आप सोचेंगे ये क्या मुद्दा आ गया, मतदान में तो अनुपस्थिति बहुत सारे लोग समय समय होते हैं ना, तो मतदान से अनुपस्थिति, मतदान से अनुपस्थिति है ना। तो याद रखिएगा जो ये मतदान से अनुपस्थिति की बात है, यह जो है अपने देश के अंदर की ऐसी मतदान व्यवस्था के लिए नहीं है। ये जो व्यवस्था की गई मतदान से अनुपस्थिति, ये विश्व या इंटरनेशनल लेवल पे बात की गई है। जैसा कि आप न्यूज़ में अपडेट हो रहे होंगे, देख रहे होंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। हाल फिलहाल के कुछ दिनों में क्या हो गया है, वहाँ पर ये विवाद मुद्दा कॉन्फ्लिक्ट जो है कुछ ज़्यादा ही मतलब कि युद्ध के रूप में ले लिया है ना। अभी तो फिलहाल शांति हो गई है। तो अब जब हो गई है तो इसके लिए जो है यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट काउंसिल में कि न मानवाधिकार परिषद में जो है एक प्रस्ताव लाया गया। एक उस प्रस्ताव में ये प्रावधान था कि इजराइल द्वारा पूर्वी यरूशलेम पे जो कब्जे किए जा रहे हैं या फिलिस्तीन के बीच जो है, इसके बीच एक शांतिपूर्ण या समाधान किए जाने का प्रावधान था। तो उसके अमल से अब क्या हुआ, इस विषम स्थिति में भारत इस पक्ष में भारत ने सोचा कि हम मतदान से बाहर रह जाएं। तो आप सोचेंगे क्या है, तो यह एक ऐसी व्यवस्था जब किसी भी देश के जब दो देशों के बीच ऐसे कोई उल्लंघन या ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट या विवाद होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या हो जाती हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं ना, जैसे यूनाइटेड नेशन सामान्यतः। अब अगर वहाँ पर ज़्यादातर मृत्यु हो, बच्चे और महिलाएं प्रभावित हो, तो वहाँ पर मानवाधिकार का भी मुद्दा उठता है। तो मानवाधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखी जाती है वो किसके द्वारा देखी जाती है, वह में जो है संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार परिषद के द्वारा देखी जाती है। तो वही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस बात पे लेकर के चर्चा हो रही थी, है ना। इसके तहत ये प्रावधान था कि अगर यह जो प्रस्ताव था, अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता तो इस मानवाधिकार उल्लंघन या हनन के संदर्भ में एक जांच आयोग की, एक स्वतंत्र जांच आयोग बैठाने की बात होती, अगर ये पक्ष में हो जाता। तो यही एक प्रस्ताव लेकर के फिलिस्तीन ने लाया था, है ना। तो अब इस केस में क्या हुआ, भारत ने सोचा कि भाई फिलिस्तीन से तो हमारा पुराना दोस्त यारी है, वो नाराज़ हो जाएगा तो अरब देश नाराज़ हो जाएंगे। दूसरे उसने क्या सोचा, उसने बोला कि अगर इजराइल से भी अच्छा खासा संबंध में चला, अगर उससे हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो अब इस केस में भारत सोचा कि भैया हम किसी को नहीं जाएंगे तो वो अनुपस्थित रह जाएंगे। जब अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया तो फिलिस्तीन को ये बात बुरी लग गई। उसने बोला अरे भारत, वो भारत अपना भारत जिसने सबसे पहले फिलिस्तीन का समर्थन किया 1948 में, जब पहली बार फिलिस्तीन का विभाजन करके इजराइल बनाने की बात हो रही थी, तो पहला कोई ऐसा देश था जो अरब देशों से अलावा कोई देश था, 13 देश थे, 13 में तो 12 अरब देश ही थे। उसके बाद इंडिया ही पहला ऐसा देश था जिसने क्या बोला, विरोध किया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, ना
भाई ये गलत है, फिलिस्तीन का विभाजन नहीं होना चाहिए, है ना, पहला था। और आज जो है इंडिया उपस्थित था, और भी अच्छे रिश्ते रहे हैं हमारे फिलिस्तीन के साथ, है ना। तो इस मुद्दे को लेकर के ये फिलिस्तीन ने एक नोटिस उसने बोला है कि इस तरह मतदान से अनुपस्थित रहना यह सभी लोगों के मानवाधिकार का हनन है ना। तो थोड़ा सा रिश्ते पर बातें आएंगी। तो ये रहा मतदान से अनुपस्थित रहना ना। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या इससे प्रभाव पड़ेगा क्या, तो भारत पे कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कुछ सोचता थोड़ी ना। हाँ, थोड़ा फिलिस्तीन के साथ रिश्ते में कमजोरी आ सकती है, क्योंकि रिश्ता फिलिस्तीन नाराज हो गया है ना भाई, तभी तो ऐसा बोल दिया खुले तौर पर, नहीं क्यों बोलता है ना। तो ये रहा दोस्तों न्यूज। इसमें थोड़ा सा अगर बात आई है तो थोड़ा सा अगर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। भारत, इजराइल और फिलिस्तीन का संबंध है। भारत का किसके साथ? भारत, ठीक है, भारत का इजराइल एवं फिलिस्तीन के साथ संबंध है, एवं फिलिस्तीन, ठीक है, के साथ संबंध। तो इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे ना, इस संबंध में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सारी कहानियाँ शुरू होती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन भी होता है, और उसी के बाद जो है इजराइल भी बनता है। तो 1948 में जो है इजराइल बना था, है ना। तो 1948 में याद रखिएगा, 1948 में क्या बना था? 1948 में इजराइल बना था। इजराइल कैसे बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव के माध्यम से ये बना था, ठीक है। जब संयुक्त, वो भी कहाँ बना था? इजराइल पहले कोई देश तो था नहीं, वहाँ पर एक जगह थी, उस जगह का क्या नाम था, है ना, उस जगह का नाम था। अगर इजराइल का हम मैप बनाए तो इजराइल का मैप कुछ इस तरह बनेगा, है ना दोस्तों, ऐसे, है ना। थोड़ा सा ये होगा, इसको ऐसे कर दीजिए ना, यहाँ पर बने ना। तो ये जो इजराइल वाला पार्ट था ना, मतलब इजराइल पूरा, उस समय इजराइल कोई देश नहीं था, यहाँ पर एक फिलिस्तीन नामक देश था, पूरा फिलिस्तीन था ना। इसमें इसी को डिवाइड करके इजराइल बनाने की बात हुई यहूदी के लिए, है ना। आपको पता होगा, ये सब हिस्ट्री में आप पढ़िएगा, यहूदी क्या हुआ सेकेंड विश्व युद्ध में, हिटलर ने क्या क्या किया था, है ना, वो चीज़ें बाद में देखेंगे। तो इसी को विभाजित करके इजराइल देश बनाने का प्रस्ताव जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में 1948 में रखा गया। उस समय इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था कि फिलिस्तीन का विभाजन नहीं होना चाहिए, इजराइल नहीं बनना चाहिए। एनीवे, अब जो है विश्व के और लोग चाहे बन गया, तो सामान्य सी बात है, फिलिस्तीन खुश तो होगा, क्योंकि उसके समर्थन भारत रहा, हमेशा से रहा। दूसरी बात 1975, फिर आती 1948 हो गई दोस्त, फिर 1975, है ना। जब इसका हो गया, धीरे धीरे इजराइल प्रबल होता गया, इसको कब्जा करते गया, तो इजराइल फिलिस्तीन कोई देश ही नहीं रहेगा, है ना। तो ये फिलिस्तीन जब कोई देश नहीं रहेगा, तो इसके लिए एक क्या नाम पड़ा? इसके लिए जो है इसके मतलब कि चलाने के लिए, फिलिस्तीन को चलाने के लिए एक फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। ठीक है, 1975 में किसका गठन हुआ? फिलिस्तीन, आप बस समझ लीजिए, फिलिस्तीन लिबरलाइजेशन फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इंग्लिश में आप लिख लीजिए तो सब काफ़ी अच्छा रहेगा ना। फिलिस्तीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये फिलिस्तीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 1975 में गठन हुआ, यही जो है फिलिस्तीन की जो कार्यपालिका या वहाँ का प्रशासन था, देखने की जिम्मेदारी इसी को रखी गई। तो इसने जो है 1978 में क्या किया? इसने 1988 में, ठीक है, 1988 में इसने जो है एक फिलिस्तीन को देश घोषित किया, और जो है फिलिस्तीन को देश भी इसने घोषित किया, और अपनी राजधानी को पूर्वी यरूशलेम में अपनी राजधानी घोषित किया। जब इन्होंने घोषित किया, तुरंत ही इंडिया ने भी इसको एक देश की मान्यता दे दी, और फिर यरूशलेम में जो है इसकी राजधानी को भी मान्यता दे दी। उसके बाद इंडिया ने ये भी बोला कि दोस्त आप आओ, दिल्ली में अपना जो है कार्यालय भी आप खोल सकते हो। तो ये
रहा है फिलिस्तीन के साथ अपना दोस्ती रहा है इस तरह से, ठीक है। फिर 1992, अब 1992 में एक सबसे बड़ी घटना घटती है, आपको पता होगा क्या होता है। 1992 में जो है रसिया फेडरेशन, रसिया संघ का जो है विघटन हो गया, और जो है उसी समय जो है खाड़ी का युद्ध भी हुआ था। इसकी वजह से इस पश्चिमी क्षेत्र में जो है भू राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल बदल गया। इस केस में जब भू राजनीतिक परिदृश्य बदल गया तो 1992 में भारत ने संतुलन की स्थिति अपनाई। किस चीज़ के संतुलन की स्थिति अपनाई। उस संतुलन की स्थिति में जो है भारत ने 1992 में ही तेल अवीव में इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अपना भी राजदूत का कार्यालय खोल दिया, एम्बेसडर का, है ना, भारत 1992 में। उस समय दोनों के बीच, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संतुलन की स्थिति को अपनाया। यही स्थिति कब तक चलती रही? 2017 तक चलती रही, है ना। उसके बाद में वहाँ पर फिलिस्तीन आंदोलन, यही फिलिस्तीन आंदोलन का भारत समर्थन भी करता रहा। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि 2014 में भारत में जो है गवर्नमेंट बदली और बीजेपी की सरकार आई। इसकी अलग ही विचारधारा है, भी चीज़ें हैं। इन्होंने क्या किया, 2014 के बाद धीरे धीरे इजराइल की ओर झुकाव ज़्यादा होते गया। और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऐसा नहीं, इजराइल की ओर झुकाव तो ज़्यादा हुआ, लेकिन फिलिस्तीन का भी समर्थन बरकरार रहा। उससे भी बैलेंस बनाने की पूरी, संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की गई। 2017 में जब फिलिस्तीन के मुखिया या राष्ट्राध्यक्ष बोल सकते थे, वो अगर इंडिया पे जब आए, इंडिया की यात्रा पे जब आए थे, उसी समय भारत ने जो है ये फिलिस्तीन के जो पश्चिमी क्षेत्र था, उस पश्चिमी क्षेत्र पे, मतलब यरूशलेम वाले क्षेत्र पे और उसकी बॉर्डर वाले क्षेत्र पे जो है भारत ने इस पे संतुलन बना लिया। इससे हट गया, इस मुद्दे को क्या कर दिया, अस्वीकार तो नहीं कर सकते, इस मुद्दे को अपने विचार से हटा दिया, है ना। उन्हीं के समक्ष जब वहाँ भारत में आए हुए थे फिलिस्तीन के राष्ट्र अध्यक्ष आए हुए थे ना, और वही चीज़ चलती रही। और आज के डेट की सिचुएशन ये है कि भारत इजराइल की ओर ज़्यादा झुकाव में रहता है, और उसके बाद फिलिस्तीन का साथ संबंध बनाता, संतुलन की स्थिति बनाने की कोशिश किया हुआ है ना। नेक्स्ट अब दोस्तों देखते हैं, तो एक और ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, शुक्र ग्रह। अब आप सोचे होंगे शुक्र ग्रह पे क्या संकट आ पड़ा इस कोविड में। शुक्र ग्रह पे कोई ऐसा संकट नहीं आया है, अच्छी बात है। आपको पहले पता होना चाहिए कि ये शुक्र ग्रह क्या है ना। शुक्र ग्रह, ठीक दोस्तों, यही शुक्र ग्रह है। वेनस भी आप बोलते हैं। यह शुक्र ग्रह में क्या आया, वेनस में यार, जैसा कि इसकी कुछ बेसिक जानकारी अगर हम जान जाएं तो बेसिक जानकारी में क्या है, यह जो है सूर्य के सबसे निकटतम में दूसरे स्थान पे है। पहला बुध है और दूसरा क्या है, शुक्र आप बोलते हैं ना। दूसरी बात ये जान लीजिए कि सूर्य की मतलब कि सौरमंडल में सबसे गर्म कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि अगर इतना ये सूर्य है ना, तो सूर्य के अगर इसके जस्ट किनारे यहाँ पर अगर बुध है तो शुक्र इससे दूर होगा यहाँ पर, है ना। उसके बाद यहाँ पृथ्वी आती है ना, यहाँ पर ये क्या पृथ्वी है ना। उसके बाद यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ये है आपका शुक्र हो गया, है ना। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ये आपका बुध हो गया, है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सूर्य अगर है बीच में, इसको आप रेड से ही बना दीजिए। अगर ये सूर्य है और सूर्य के सबसे पास में बुध है, तो भाई बुध ही तो सबसे गर्म होना चाहिए ना, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, शुक्र पे सबसे ज़्यादा ग्रह शुक्र है। अब आप सोचे होंगे ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि बुध इतना पास है सूर्य के इतना पास बुध है कि यहाँ बुध पर कोई भी गैस उपस्थित नहीं। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि यहाँ पर कोई भी गैस ही नहीं है। जब गैस नहीं है तो जो भी इसका टेम्परेचर वो निरपेक्ष टेम्परेचर है ना। लेकिन शुक्र पे थोड़ी दूरी होने की वजह से यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस, यहाँ पर CO2 और H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है ना,
ये इन दोनों की गैस की मात्रा अधिक है। और आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, मीन्स वह जो है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इस वजह से शुक्र ग्रह पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है और सबसे गर्म है। ये हुआ हमारा बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी एक और महत्वपूर्ण जान लीजिए, PCS और छोटे छोटे एग्जाम ऐसे सवाल पूछते हैं कि क्या इवन IAS ने भी ये सवाल पूछ रखा है कि सभी IAS का जो सवाल था उसको मैं आपको रिपीट करता हूँ। उसने ये पूछा था कि सभी ग्रह सूर्य की एक दिशा में ही चक्कर लगाते हैं? नहीं, याद रखिएगा, कुछ ग्रह पृथ्वी सहित जो है मैक्सिमम ग्रह वो जो होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। जबकि शुक्र, दो ऐसे ग्रह हैं, एक शुक्र है, दूसरा यूरेनस। यह यूरेनस और शुक्र दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, मतलब यह विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये हुई बेसिक जानकारी। अब आता है अपना न्यूज क्या है। तो न्यूज ये है कि नासा, ठीक है, याद रखिएगा, नासा ने ये प्लान किया है कि अब ये जो है शुक्र ग्रह के परीक्षण के लिए, अध्ययन के लिए 2 मिशन भेजेगा। उस 2 मिशन का नाम क्या होगा? डाविंसी प्लस और वेरिटास। क्या? डाविंसी, ठीक है, डाविंसी प्लस और उसके बाद दूसरा है वेरिटास, वेरिटास। ये 2 नाम से, डाविंसी प्लस और वेरिटास नाम से नासा जो है 2 मिशन भेजने की तैयारी कर रहा। कहाँ पर? शुक्र ग्रह पर भेजने की तैयारी कर रहा। तो अब आप सोच रहे होंगे तो क्या हुआ, इतना अगर बड़ा न्यूज है तो क्या पहले नहीं भेजा गया था क्या कोई अध्ययन के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं, पहले भी मिशन भेजे जा चुके हैं। नासा ने ही 1994 में जो है मैगलन ऑर्बिटल के नाम से भेजा था। किस नाम से? मैगलन ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटर के नाम से एक भेज दिया था। उसके बाद जो है यूरोपीय यूनियन की एजेंसी जो है मतलब की अंतरिक्ष एजेंसी, वह भी इस चीज़ को भेज चुकी है वीनस एक्सप्रेस के नाम से। किस नाम से? वीनस एक्सप्रेस, वीनस एक्सप्रेस के नाम से, वीनस एक्सप्रेस के नाम से भेज चुकी है। उसके बाद एक और आता है, जापान ने भी शुक्र ग्रह पे भेज चुका है, ठीक है। जापान किस नाम से भेजा था? जापान आकात्सुकी के नाम से भेजा। किस नाम से? आकात्सुकी, है ना, आकात्सुकी के नाम से जापान भी भेज चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, एक और लास्ट आज की क्लास में हम पढ़ा देते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई वो कमेंट करिएगा, कमेंट में पूछिएगा, बताएंगे दोस्तों। एक लास्ट है चैप्टर, उसमें है अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल कॉन्फ्रेंस। दोस्तों क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल, मतलब इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस है ना दोस्तों। ये 2021 है ना, 2000 याद रखिएगा, ये 2021 इसको कोविड के कारण से रद्द कर दिया गया। ये बर्लिन जर्मनी में होने प्रस्तावित था। कहाँ पर? ये बर्लिन में प्रस्तावित था। बर्लिन कहाँ पर है दोस्त? जर्मनी में है ना। ये जर्मनी में प्रस्तावित था और वहाँ पर इसको रद्द कर दिया गया। किस वजह से? कोविड की वजह से। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए। ये जो है त्रिवार्षिक है। सामान्यतः जो है बहुत कम ऐसे होते हैं जो त्रिवार्षिक होते हैं, है ना, लेकिन ये क्या है? त्रिवार्षिक सम्मेलन है। क्या त्रिवार्षिक मतलब 3 साल में एक बार सम्मेलन होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा, अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन की पहल के लिए कॉन्फ्रेंस होगा, है ना। लोग मिलेंगे, चर्चाएँ करेंगे, बातें करेंगे, नीतियाँ बनाएंगे, कार्यक्रम बनाएंगे, योजनाएँ बनाएंगे। किस लिए? क्या अच्छाई के लिए? नहीं,
इससे होने वाले प्रदूषण, दुष्प्रभाव, इन चीज़ों के अध्ययन के लिए ये नीतियाँ बनाएंगे। अब आप सोचे होंगे अगर वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन ही है तो इससे प्रदूषण क्या हो रहा होगा। हाँ दोस्तों, इससे प्रदूषण भी होता है। अगर यही नाइट्रोजन या मतलब कि वायुमंडल में इसके साथ अन्य गैस के साथ वो हो जाए तो ये नुकसान करती है और नाइट्रस ऑक्साइड बनती है। और जैसा कि आपको मालूम होगा नाइट्रस ऑक्साइड ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है जो नुकसान करती है। ये चीज़ है। अगर यही नाइट्रोजन अधिक मात्रा में जल में प्रवाहित हो जाता है तो जल को क्या करता है, ये प्रदूषित कर देता है। और जल के प्रदूषण में नाइट्रोजन जिस क्षेत्र में ज़्यादा हो जाता है नाइट्रोजन, और जिस जल क्षेत्र में चाहे तालाब में, कुआं में, समुद्र में, वहाँ पर क्या होता है, एल्गल ब्लूम मतलब कि शैवाल प्रस्फुटन होने लगता है। शैवाल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वहाँ पर रहने वाले जलीय जीव डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है ना दोस्तों। और यही नाइट्रोजन अगर सॉइल में मतलब कि मृदा में अधिक हो जाती है तो वहाँ पर भी प्रदूषण हो जाता है। तो इस तरह ये मतलब कि जिस क्षेत्र में अगर प्रदूषण अधिक मात्रा है तो नुकसान करता है। प्रदूषण की परिभाषा भी यही होती है कि किसी भी चीज़ों की अधिक मात्रा को ही आप प्रदूषण बोलते हैं ना। ध्वनि प्रदूषण मतलब ध्वनि का ज़्यादा हो जाना है ना, ये चीज़ हो गया। अब सम्मेलन में एक चीज़ और क्या, कौन इसमें भाग लेते हैं, इस सम्मेलन में कोई भी जो रिसर्च कर रहे होते हैं कृषि पे, उद्योग पे, यातायात पे, मृदा पे, जल पे, वायु पे, न इन क्षेत्रों में जो भी शोध रिसर्च कर रहे होते हैं वैज्ञानिक है वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं ना। अब क्या है, ये किसके किसके सहयोग से बना है, ये पर्यावरणीय 2 संस्थाएं हैं, इनके सहयोग से बनाया गया है, ये मिलकर बनाती हैं। पर्यावरणीय समस्याओं पर वैज्ञानिक समिति और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जैवमंडल कार्यक्रम, है ना। ये दोनों संस्थाएं मिल करके क्या क्या पर्यावरणीय समस्याओं पर वैज्ञानिक समिति। पहला है पर्यावरणीय समस्याओं पर वैज्ञानिक समिति, ठीक दोस्त। दूसरा क्या है, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय दूसरा दोस्तों है अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जैवमंडल कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जैवमंडल कार्यक्रम, ठीक। ये दोनों संस्थाएं मिलकर के इनका क्या करती हैं दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल कॉन्फ्रेंस को स्थापित की हुई। इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों, स्थापना 2003 में हुई है। कब हुई है दोस्तों, 2003 में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा नाइट्रोजन संबंधित। आपको पता है नाइट्रोजन ये भूमि में भी उपयोगी होता है। भूमि के राइजोबियम जो है अगर इसका फिक्सेशन कर देता है, स्थिरीकरण कर देता है तो ये फसलों के लिए काफ़ी मददगार होती है, उपजाऊ होती है, दलहन की फसलों में होती है दोस्तों। हाँ, हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए, कुछ अलग आप चाहते हैं, कोई नई वीडियो चाहते हैं, टॉपिक चाहते हैं, तो आप दोस्तों जो कमेंट कीजिए, कमेंट पे पूछिए, बताइए। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ये करिए। और आज की इसी पे समाप्त करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।